Okay, good afternoon, M17. I hope you're all in good health and doing well at your house. Okay, today I am going to discuss another of your rare topics, which is your antitussive drugs. This chapter was supposed to be covered on Saturday, the very last topic of your pharmacology, but due to your mutual exchange in lecture, thank you. Last minute, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका नंबर चाहिए होगा तो बाद में अगर जैसे हम जब इसको लॉग इन करेंगे लिख के दे देंगे. Sorry for the interruption. Since a lot of things are going on in the campus at the moment, so we have to make some alternate arrangements. इसलिए थोड़ी सी बीच में इंटरप्शन आ गई. अच्छा जी, टॉपिक जो हमारा आज का है वो रिलेटिवली सिंपल है, माइनर है. आई हैव ट्राइड टू मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर यू पीपल ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सको, बट स्टिल क्योंकि कंटेंट ऑफ द टॉपिक थोड़ा सा कम है इसलिए वी विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ टाइम एट हैंड. तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द कंटिन्यूएशन ऑफ यस्टरडेज डिस्कशन, जहाँ पे हम फीडबैक ले रहे थे कि आपको कौन से टॉपिक्स की रिवीजन चाहिए. येस, आई गॉट योर मैसेजेस इनडायरेक्टली. कीमोथेरेपी से कुछ रिजर्वेशंस हैं और उसके अकॉर्डिंगली बाद में नीचे प्लान आउट करके दे जाऊंगी. मेरे कुछ उसमें पर्सनल क्वेश्चंस भी थे आप लोगों से. एज इन फाइन, ठीक है, कुछ बच्चों को कुछ टीचर्स की अच्छी समझ में आती है, कुछ बच्चों को कुछ दूसरे टीचर की अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है. दिस इज द रीजन यू आर यूजुअली बीइंग टॉट बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ टीचर्स, क्योंकि हर टीचर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो हर स्टूडेंट के लिए इक्वली गुड होना पॉसिबल नहीं है. हमारा सबका कॉम्प्रिहेंशन लेवल डिफरेंट है. सिमिलरली टीचर्स का टीचिंग स्टाइल डिफरेंट है. तो कॉम्बिनेशन में ये एडवांटेज होता है कि कुछ टॉपिक्स कुछ बच्चों के लिए बहुत आसान और कुछ के लिए टफ हो जाते हैं क्योंकि वो एक स्पेसिफिक टीचर टीच कर रहा होता है, एंड वाइस वर्सा अपोजिट हो जाता है. तो अब उस इशू को हम ऐसे तो रिजॉल्व नहीं कर सकते जैसे आप लोग बड़े नाइवली सजेस्ट करते हो कि कोई एक ही टीचर सारे टॉपिक्स पढ़ा ले. दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. हम सबको उसमें अपना शेयर करना होता है और सबने बैलेंसली टॉपिक्स को डिवाइड करके पढ़ाना होता है. हाँ, हम उसमें जो चीज़ दूसरी जो मेरे जहन में आ रही थी जो हम कर सकते हैं कि आपको जिस टीचर से जो इशू है, जो उसकी कॉम्प्रिहेंशन या अंडरस्टैंडिंग में इशू आता है, आप उस टीचर से पर्सनली वो इशू डिस्कस कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, चले बाकियों की बात मैं नहीं करती, मेरे लेक्चर्स में आपको जो प्रॉब्लम आ रही है, जो मेरे टीचिंग स्टाइल से आपको इश्यूज हैं, आप अभी पोस्ट कर सकते हो, हम उसको देखेंगे. मैं ये नहीं कह रही कि मैं उसको 100% कंप्लाई करूँगी. ऑब्वियसली जो चीज़ें उसमें से की जा सकती हैं, जो चेंजेस मैं उसमें लेके आ सकती हूँ, आई विल ट्राई टू ब्रिंग अबाउट दैट चेंज इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, पर्पस तो ये है ना कि हम जो बोले वो आपको समझ आ जाए. ये एक अलग एक सेपरेट डिस्कशन है कि हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली लिसनिंग, लेकिन आप उसकी बात नहीं करेंगे. प्रैक्टिकल जो आपका एक्चुअल क्लासरूम होता है उसका एटमोसफेयर डिफरेंट होता है, उसमें रिविजन कराना काफ़ी आसान होता है क्योंकि आप सबके साथ हम फेस टू फेस डिस्कशन करते हैं और आप भी उसमें अपना पर्सनल फीडबैक दे सकते हो. प्लस जो एक मुझे फीडबैक मिला है कि आपको वो डॉक्टर नवीद वाले स्टाइल का जो है रेपिटेशन एंड क्लासिफिकेशन और वो आपको याद करवाना, एक तो खैर प्रोफेशनल लेवल पे याद कराना वैसे ही मुश्किल है, बट स्टिल वो एक्चुअल क्लासरूम में मेरे नज़दीक ज़्यादा पॉसिबल है. हाउ डू यू सजेस्ट वी कैन इनकॉर्पोरेट दैट सॉर्ट ऑफ टीचिंग इन आवर वर्चुअल क्लासरूम? हम ऑनलाइन टीचिंग में उसको कैसे ऐड ऑन करें? सजेशंस. एनीबडी? नो सजेशंस? ओके, लेकिन आर यू ऑल एक्चुअली रिपीटिंग दोज पॉइंट्स or it's just you, Mahnoor, Anika and a couple of others? Okay. फाइन. चैट बॉक्स तो हम भी कोशिश तो कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता, जाहिर है ये डिफिकल्ट होता है, लेकिन चलिए ठीक है, हम आपके साथ थ्रू चैट बॉक्स इंटरैक्ट करते हैं. फाइन. अब रेपिटेशन मैं तो यहाँ वर्बली बोल रही हूँ, यू कैन हियर मी. आप उनको कैसे रिस्पॉन्ड करते हो? आप सब लोग पर्सनली उस चीज़ को क्या चैट बॉक्स में रिपीट करके लिखते हो? एक मिनट. ये निमोनिक्स वाला जो चैट बॉक्स का आंसर है ये थोड़ा सा स्क्रॉल अप हो गया. आई लाइक टू रीड इट अगेन. बेटा, जहाँ तक निमोनिक्स की बात है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको बताऊं, देयर इज नो रूल ऑफ थंब फॉर निमोनिक्स.
we all have different mnemonics to memorize different things. जो स्टैंडर्ड चीजें होती हैं वो आपको पढ़ाई जा सकती हैं क्योंकि मुझे पता है कि वो हमेशा स्टैंडर्ड है. mnemonic जो होता है वो हर बंदा अपना पर्सनल बनाता है. ठीक है. आई एम श्योर कि डॉक्टर नवीद ने जब अपने टाइम में पढ़ा होगा तो मे बी वो mnemonics के थ्रू उसको मेमोराइज करते होंगे, तो शायद उनके पास कुछ बने हुए mnemonics पड़े हों. मैं अगर आपके लिए mnemonics बना कर लाऊंगी तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उन्हीं mnemonics को फॉलो करके चीज़ों को मेमोराइज कर लें. mnemonics इज जस्ट अ शॉर्ट वे. अब अगर मैं MNOP बनाऊं तो मेरे लिए M का मीनिंग कुछ और होगा, आपके लिए कुछ और होगा. हाँ, कुछ स्टैंडर्डाइज mnemonics हैं जो आजकल टीचिंग में यूज होते हैं जिसमें वो कुछ फ्रेजेस के साथ उनको डिनोट किया जाता है. जैसे मैं अपने बच्चों की क्लास में देख रही थी कि उनको प्लैनेट्स याद कराने के लिए एक इंटरेस्टिंग सेंटेंस की फॉर्म में रिपीट कराया जाता है. बट उस तरह के स्टैंडर्ड mnemonics शेयर किए जा सकते हैं. बाकी के mnemonics हमारे पर्सनल होते हैं, तो वो आप अपना खुद बना सकते हो, तो वो आपको ज़्यादा याद रहेगा. क्योंकि अगर मेरा बनाया हुआ mnemonic भी आपने याद ही करना है, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मेकिंग अ mnemonic. mnemonic का पर्पस तो ये है ना कि आपको ऑटोमेटिकली इस mnemonic से कोई चीज़ लिंक हो और आप उसको रिपीट करेंगे. यानी एक ही चीज़ को वो मल्टीपल टाइम्स रिपीट करते हैं, तो उससे उनका लेक्चर कंटेंट कवर हो जाता है. हाँ जी, ये जो आपके SCQs और यूनिवर्स एक बच्चे का कमेंट था, लेट्स जस्ट डिस्कस दैट कमेंट. somebody just said that you have to improve. हाँ जी, प्रॉफ क्वेश्चन तो बेटा मेरा ख्याल है मैं हर टॉपिक का प्रॉफ क्वेश्चन आपको साथ साथ बता रही होती है. एज फार एज MCQs आर कंसर्न, तो जिस लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर कंस्ट्रेंट भी हमारे जो हैं वो ऑब्वियसली HOD की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आते हैं. तो अब अगर मेरे पास एक लेक्चर की कवर करने के लिए 2 लेक्चर्स हैं तो नेचुरली उसमें फिर समटाइम्स MCQs मेरे लेक्चर के एंड में होते हैं लेकिन हम शेयर नहीं कर पाते. जब हम एक्चुअल क्लासरूम में होते हैं तो फिर आप अपने लेक्चर का टाइम जो है अपनी मर्जी से बढ़वा सकते हो, एक्सटेंड करा लेते हो, एक एक्स्ट्रा लेक्चर ले लेते हो और आप उसको फिर इंटरेक्टिव सेशन से ज़्यादा अच्छे तरीके से डील करते हो. ओके ओके जी, ही रिपीट्स इट सो मेनी टाइम्स. फाइन. एनीथिंग एल्स? अच्छा, तो अब मैं यानी लेक्चर का कंटेंट डिक्रीज कर दूं. फाइन, मुझे तो उस पर कोई इतराज़ नहीं बेटे. फिर उसके बाद कल आपके जो मैसेजेस कन्वे हुए थे उसमें एक मैसेज ये भी था कि सर ने हमें ये इतना सा पढ़ाया है, इसकी डिटेल तो पढ़ाई ही नहीं है. तो द पॉइंट इज कि हर बंदे को खुश करना होता है ना. इट्स वेरी इजी कि मैं ठीक है, आई टेक इन टू द सजेशन कि हम अपने लेक्चर का कंटेंट डिक्रीज कर दें. मैं नंबर ऑफ स्लाइड्स, वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि स्लाइड्स पे मिनिमल इन्फॉर्मेशन हो, पर मैं फर्दर कोशिश करूंगी कि मैं नंबर ऑफ स्लाइड्स रिड्यूस कर दूँ ताकि हम एक ही स्लाइड को मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर सकें. बट देन आर यू श्योर कि आप उसके बाद ये नहीं कहोगे कि मैम आपने इनकम्प्लीट लेक्चर डिलीवर किया था? बिकॉज लास्ट ईयर ऐसी कंप्लेंट्स आई हैं, प्रॉफ में कुछ छोटा बहुत MCQ आ गया और बच्चों ने बाद में आके कहा कि ये टॉपिक तो जो है वो हमें पढ़ाया ही नहीं गया था. और जब हाँ ठीक है, पास पेपर वाला बेटा, तो आई एग्री विद योर पॉइंट ऑफ पास पेपर्स. at least in my lectures I'd like to add relevant past paper questions and I suggest कि आपके पास भी पास पेपर्स होने चाहिए ताकि आपको पास पेपर क्वेश्चन जिसमें कोई डिफिकल्टी आए, सिंस अब हमने रिवीजन करनी है ना, तो उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके पास पास पेपर क्वेश्चन है जिसकी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है तो आप वो आंसर या उसकी डिस्कशन हमारे साथ यहाँ पे उस रिवीजन लेक्चर में कर सकते हो. जो मेरे पास होते हैं, तो मेरे पास जो और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है वो ये होती है कि आपके या आपके जैसे सीनियर्स के जो रेलेवेंट आंसर्स होते हैं या जो कॉमन मिस्टेक्स आप लोग पेपर में करते हो, मैं यूजुअली वो भी आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ. Okay, so now I have a couple of messages which say that I should not decrease the content. मैं सिर्फ इस डिस्कशन का ये, इसकी कोई फ्यूचर इम्प्लीकेशन नहीं है. यू आर फ्री टू से वॉट एवर यू वॉन्ट, बट मैं सिर्फ आपको ये चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही हूँ कि एक ही बात पे आपकी अपनी क्लास दो चीज़ों पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होती है. तो वी कैन नॉट मेक एवरीबडी हैप्पी. See, I just have a couple of options which are saying that I am not supposed to decrease the content of my lectures. Okay, fine. Even if you did want me to decrease the slide number, that is your opinion and I don't mind your opinion. ये बात हमेशा याद रखना बच्चों, never ever shy back from giving your opinion in a respectable manner.
All that matters is how you deliver your complaint, not the words actually. ठीक है ना, क्योंकि मेरे यहाँ बोलने का पर्पस तो ये है कि आप कुछ गेन करो. अगर आपने कुछ गेन नहीं करना तो देयर इज नो पॉइंट इन मी कमिंग हियर एंड टॉकिंग फॉर एन आवर एंड सो, एंड उसके बाद फिर आपको कोई इशू हो. ओके जी. हैव 2 more minutes. मैंने सोचा था कि अब हम 15 मिनट के लिए ये बातें. अच्छा ठीक है, अब ये जरा स्टॉप कमेंटिंग एट द मोमेंट. ये कमेंट इस मेरे सामने है कि बेटा आप कह रहे हो कि हम ना आपसे रिवीजन. अब मजे की बात ये है कि मुझे देखो, मेरे से आप डायरेक्टली कम्युनिकेट, यूजुअली डॉक्टर नवीद के थ्रू मैसेजेस पहुंचते हैं या डॉक्टर नजमा के थ्रू मैसेजेस पहुंचते हैं. अब मुझे जो मैसेजेस भेजे गए हैं उसमें ये भी एक कंटेंट आता है, वो ये मैसेज आता है कि अगर हम आपको लेक्चर के आउटलाइन या लेक्चर के कंटेंट से थोड़ा हट के गाइड करने की कोई टीचर कोशिश करता है तो उस पर भी आपका बेटा ये ऑब्जेक्शन होता है कि शायद टीचर आया और इधर उधर बातें करके चला गया और उसने कंटेंट तो डिलीवर ही नहीं किया. इवन बिलीव मी, लास्ट ईयर आई गॉट सम comments from the students about another teacher saying कि जब उन्होंने लेक्चर की तैयारी नहीं की हुई तो वो आती हैं या आते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं और फिर चले जाते हैं. तो अब अगर मैं आपको किसी रिवीजन लेक्चर में बैठ के प्रॉफ की कहानियां या इधर उधर की बातें करना शुरू करूंगी तो आती ही क्लास में से कपल ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू से दैट आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड इनफ फॉर द लेक्चर, जिसकी वजह से. Okay, yes, Manur, I understand your point completely. I'd share those sentiments with Dr. Javed as well in a very respectable manner, ताकि वो भी वही वाली बात है कि उसको चेंज करें. Naturally, with age things change. वो जिस टाइम के आदमी हैं, he has spent all his life teaching in a government medical college, and I don't mean to insult anyone, but the thing is कि उस student background का या उस student mindset का और आजकल के students के mindset का बहुत वास्ट डिफरेंस है. और फिर उसमें फर्दर डिफरेंस आ जाता है हमारे प्राइवेट सेक्टर के और गवर्नमेंट सेक्टर के माइंडसेट का भी. इट्स अबाउट एनीबडी बीइंग अनइंटेलिजेंट और वीक. इट्स जस्ट दैट कि आपको एक सिस्टम से गुजारा जाता है ना, और हमने यहाँ पे आपको ट्रेन कर दिया है, टीचर डिपेंडेंट बना दिया है स्पून फीडिंग का. तो नेचुरली उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा. बेटा क्विज का जहां तक आप बात कर रहे हो तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जो क्विज या जो एमसीक्यूज हम आपको एज टेस्ट इस तक पोस्ट कर रहे हैं वो भी कितना बड़ा वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है. बिकॉज कोई भी बच्चा जो है उन एमसीक्यूज को, देयर आर हार्डली सम स्टूडेंट्स जो कि उसको ऑनेस्टली सॉल्व करते होंगे, ये हम सबको पता है. ठीक है, तो फिर अगर मैं फर्दर क्विजेस भी करूं, क्विज पता है क्या होता है, ये सब बातें वहां पे एप्लीकेबल होती हैं जहां पे स्टूडेंट बॉडी बहुत ऑनेस्ट हो, वो उतनी ही कीन ऑन लर्निंग और उतनी ही डिपेंडेंट हो उस चीज के लिए जितना कि टीचर है. जबकि हमारे सिस्टम का अनफॉर्चुनेटली ड्रॉबैक ये है कि हम एक मोनोटोनसली एक चीज आपके ऊपर इम्पोज कर रहे होते हैं. मोस्ट ऑफ यू, आप शायद हमारे साथ उस सेम पेज पे नहीं होते, उस सेम फ्रीक्वेंसी पे नहीं होते, और जिस वजह से हम उसको जो है ना फिर क्विज को एंजॉय नहीं कर सकते. ठीक है, तो क्विज का पर्पज इसलिए फेल हो जाता है. हाँ ये है कि हम लेक्चर्स में थोड़े से एमसीक्यूज डाल देंगे ताकि आप में से जो इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स हैं वो एमसीक्यू को एक्टिवली जो है वो एड्रेस कर सकें और देख सकें कि एमसीक्यू अटेम्प्ट कैसे करना है. बाकी ये होता है कि हर चीज जो है ना वो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती. मतलब मैं ब्लैक एंड व्हाइट में एमसीक्यू नहीं रखती, मैं आपकी बात नहीं करी. मैं लेक्चर में जब साथ साथ वो चीज इनकॉर्पोरेट करती हूँ तो वो बच्चा जो सिर्फ तभी अलर्ट होता है जब कोई टीचर कहे कि दिस इज अ प्रॉफ अलर्ट, तो शायद उस बच्चे को मेरी बात समझ ना आती हो. बट वो बच्चा जो स्टार्ट से एंड तक मेरा लेक्चर फॉलो कर रहा है, वो जहाँ जहाँ टॉपिक आता है उसके रेलेवेंस से जब मैं बता रही होती हूँ कि इसका ऐसे एमसीक्यू आएगा, ऐसे एमसीक्यू आएगा तो ऐसे होगा, तो आई होप कि वो बच्चे जो अटेंटिव होते हैं वो उसको फॉलो कर लेते होंगे. तो थोड़ा सा इसको ना अपने आप को थोड़ा सा आप लोग मॉडिफाई करो. एटलीस्ट ऑनलाइन लेक्चर को रेडियो पाकिस्तान समझ के थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ दिया करो. बट इसमें कौन सा आपको बैठना पड़ रहा है, इसमें कौन सा आपको टीचर को फेस करना पड़ रहा है, ना तैयार होना पड़ रहा है, ना गर्मी है ना सर्दी है. तो एटलीस्ट ऑनलाइन लेक्चर्स को भी अगर आप एंजॉय करना शुरू कर दो तो शायद हम भी थोड़ी ज़्यादा एफर्ट पुट इन करें. ठीक है, so let's just come back to the lecture and I'll keep all these points in mind during revision. As far as one or two teachers doing the revision is concerned, तो बेटा that is not possible. वो practically possible नहीं है. हमारी भी कुछ limitations होती हैं, job limitations होती हैं. हमने सबको equal involvement उसमें देनी होती है. ठीक है.
तो वो हम उसी तरह करेंगे, बाकी हम आपकी सजेशंस को साथ लेके करेंगे। और मैं देखूंगी कि अब रिविजन लेक्चर्स में कितने % क्लास चैट बॉक्स में इंटरैक्ट करती है और कितने बच्चे। ओके जी, टुडेज टॉपिक अगर ये जल्दी खत्म हो गया क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो हम एंड में दोबारा फिर थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे। एक्सीलेंट, so happy to hear that you are going to cooperate, Shahrukh. Okay, antitussive. Can anybody please tell me what do you understand by the word antitussive? Tussive. Yes, these are the drugs which are going to help you reduce your cough. ठीक है जी, इनको हम कफ सप्रेसेंट्स कहते हैं। ये कफ डिप्रेशन कॉज करते हैं ये, लेकिन इनका नाम होता है दूसरा कफ सप्रेसेंट्स। ऑल्टरनेट वोकैबुलरी यूज करने का पर्पस ये है कि आपको एग्जाम क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि क्वेश्चन आए क्लासिफाई एंटीटसिव्स, क्वेश्चन ये भी आ सकता है क्लासिफाई कफ सप्रेसेंट्स। जो बच्चे कंप्लीटली अगर आप रट्टे पे रियलाइज करोगे और तो उसके ऊपर रिलाई करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम होगी कि अगर वहाँ पे कफ सप्रेसेंट लिखा हुआ होगा तो यू आर गोइंग टू बी ब्लैंक। Yes, they are going to decrease the cough. So let's just start with this scenario. A 20-year-old lady is suffering from severe dry cough. Please excuse my spelling. This lecture was made in a hurry. ठीक है जी, क्योंकि ये हम यूजुअली नहीं पढ़ाते ये टॉपिक्स। जो हम इस वीक में जितने भी टॉपिक्स कवर हो रहे हैं वो सारे वो हैं जो स्टूडेंट की सेल्फ स्टडी पे छोड़ दिए जाते हैं कि आप अपने मेजर टॉपिक्स के साथ उसको ऑटोमेटिकली पढ़ लोगे। यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड एनी चैप्टर ऑन एंटीटसिव। सम बुक्स आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंटीटसिव्स विद रेस्पिरेटरी सिस्टम, कुछ बुक्स में रेस्पिरेशन के साथ दिया हुआ है एंटीटसिव, और कुछ बुक्स के अंदर आप देखोगे कि जहाँ पे ओपियोइड एनाल्जेसिक्स दिए हुए हैं उनके साथ एंटीटसिव्स का जिक्र हुआ है, क्योंकि आप देखेंगे कि फार्माकोलॉजिकली ओपियोइड्स जो हैं वो मेजर ग्रुप है जो एंटीटसिव के तौर पे क्लिनिकली यूज हो रहा है, राइट। तो इसलिए आपको स्पेसिफिकली एंटीटसिव का टॉपिक किसी बुक किसी चैप्टर में नहीं मिलेगा। What is cough? क्या है cough? Cough is a protective reflex which is meant to expel your sputum or any other irritant material from your upper respiratory tract. अब ये देखो URT मेरा निमोनिक है, आपको कैसे पता चलेगा कि URT का क्या मतलब है? आप इसको गूगल पे डाल के देखोगे तो गूगल आपको इसकी 10 डिफरेंशिएशन बता देगा जो हर डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट फील्ड्स में यूज होते हैं। ठीक है, कफ की बेटा दो टाइप्स हैं। कौन सी दो टाइप्स हैं कफ? मैं इसको जरा पीछे लेके जाऊं। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ कफ? जी बच्चों, टाइप्स ऑफ कफ, ड्राई कफ एंड प्रोडक्टिव कफ। प्रोडक्टिव कहते हैं जो कि स्पूटम के आती है और यूजुअली वो आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ आती है, या म्यूकस सिक्रीशन जब आपकी एनहांस हो जाए आपको प्रोडक्टिव। तो कफ इज बेसिकली ये रिफ्लेक्स which is meant to expel your sputum, या जो भी आपकी थ्रोट में इरिटेशन हो, जब आप कफ आउट करो और कोई भी एक्सपेक्टोरेशन ना हो, कोई भी चीज बाहर ना आए, तो इसका मतलब है कि आप ड्राई कफ से सफर कर रहे हो। और अगर आप खुद में, क्योंकि हर एक ने ये एक्सपीरियंस किया है, तो आप इस पर फोकस करोगे तो ड्राई कफ इज यूजुअली रिलेटेड टू योर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो आपके फेरिंग्स के पोर्शन के साथ रिलेटेड होती है। और जब आपको प्रोडक्टिव कफ आती है तो यूजुअली आप उसमें चेस्ट मसल्स को यूज करते हो, क्योंकि वो आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ज्यादा इन्वॉल्व करती है। कॉजेज ऑफ ड्राई कफ जो है वो कोई भी हो सकती है वैसे तो, लेकिन लोकल इरिटेशन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ड्राई कफ, और ये ज्यादातर स्मोकर्स में होती है। या फिर हम एक ड्रग पढ़ के आए थे एंटी हाइपरटेंसिव के अंदर, एस इनहिबिटर्स, और उसका हमने सबसे बेसिक प्रॉब्लम यही लिखा था कि उसके साथ कफ की कंप्लेंट होती है पेशेंट को। और ये इतनी कॉमन ड्रग है और इसका इतना कॉमन ये है कि वी शुड ऑल बी अवेयर ऑफ एस इनहिबिटर्स एज अ बेसिक। बेटा हाँ, दोनों तरह की आती है। एस इनहिबिटर्स के साथ ड्राई कफ भी आ सकती है, प्रोडक्टिव कफ भी आ सकती है। ठीक है, प्रोडक्टिव कफ क्या होगी? सिंपली रिफ्लेक्स वही होगा, लेकिन अगर इफेक्टिवली वहां से कोई सिक्रीशंस एक्सपेल आउट होंगी तो हम उस कफ को कहेंगे प्रोडक्टिव कफ। अब आप मुझसे बताएं कि अगर आपको कफ आ रही है तो एज अ डॉक्टर हाउ आर यू गोइंग टू अप्रोच द पेशेंट? क्या ट्रीट करोगे? यस, बिल्कुल इंक्रीज ब्रेडिकाइनिन की वजह से आती है, यू आर राइट। ये एस इनहिबिटर्स वाली कफ की बात हो रही है। हर कफ प्रोडक्शन जो है वो ब्रेडिकाइनिन से रिलेटेड नहीं है जी। जब आपने कफ को बेसिकली देखना है क्लिनिकली एज अ डॉक्टर, तो यू आर एक्चुअली नॉट सपोज टू ट्रीट कफ
बल्कि you are supposed to treat the cause of cough because cough is just a symptom. You have to treat the cause. एंटीटसिव जो है वो आपकी सेकेंडरी मैनेजमेंट के लिए हो सकती है, वो आपकी सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट के लिए हो सकती है, लेकिन वो आपकी एक्चुअल मैनेजमेंट नहीं है, क्योंकि एट टाइम्स अ फ्यू इयर्स बैक एंटीटसिव्स को मार्केट्स में काफ़ी हद तक उठा लिया गया था। रीज़न बीइंग कि जब आपको कफ को सप्रेस कर दिया जाता है और पेशेंट नेचुरली अपने स्पूटम को एक्सपेक्टोरेट नहीं कर पाते या रिमूव नहीं कर पाते स्पूटम को, तो उससे आपकी निमोनिया कॉज हो जाता था, या जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो आपके लंग्स में एक्यूमुलेट हो जाती है और वो ज़्यादा सिवियरली इफेक्ट कर सकती है। यस, आपके अंडरलाइन कंडीशंस हो सकती हैं, ब्रोंकाइटिस में हो सकती है, एस्थमा में हो सकती है, निमोनिया में हो सकती है, किसी भी लंग की डिजीज के साथ हो सकती है, बी इट योर इन्फ्लेमेटरी डिजीज और योर इन्फेक्शियस डिजीज। क्विक रिव्यू, कफ का रिफ्लेक्स हो कैसे रहा है। कफ के बच्चे रिसेप्टर्स जो होते हैं वो दोनों तरह के हो सकते हैं, केमिकल रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं, मैकेनिकल रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं। यानी अगर आपके लंग्स में इन्फ्लेमेशन पे आप ये एफरेंट आपके कफ सेंटर में जाएगा विच इज इन योर मिडल्ला, और फिर मिडल्ला से आपका ई आके वहीं से थ्रू वेगस भी एक्ट कर सकता है और आप रेस्पिरेटरी मसल्स, आपके लेरिंजियल मसल्स, उनको स्टिमुलेट करके कफ कॉज कर। ये है सिंपल कफ रिफ्लेक्स आर्क। एक वो कफ होती है जो अंडर हमारे कॉन्शियस कंट्रोल होती है, यानी जब आपको फील हो रहा है कि अच्छा गले में कुछ स्पेसिफिकली इरिटेशन है और उसको रिमूव करना है, उस कफ के रिफ्लेक्स में आपके हायर सेंटर्स, आपकी मोटर कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होती है। उसी कफ रिफ्लेक्स में आप यहाँ देखोगे कि मिडल्ला से ऊपर, मैं आगे एक और डायग्राम में शो करूंगी, आपकी हायर सेंटर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे जो आपको प्रैक्टिकली प्रॉपर मोटर फंक्शन को स्टिमुलेट करते हैं कि आप इस फोर्स के साथ कफ आउट करो कि आपकी जो भी इरिटेंट है या जो भी म्यूकस प्लग है वो वहां से रिमूव हो जाए। यही सारे कंपोनेंट्स हैं आपके सेंसरी रिसेप्टर्स, आपके स्टिमुलाई। आपको बस ये पता होना चाहिए कफ रिफ्लेक्स का एफरेंट आपकी यूजुअली वेगस नर्व होती है। नेजल इरिटेंट के साथ जब कफ आप करने की कोशिश करते हो, वैसे तो वो स्नीज होता है यूजुअली, उसमें आपका ट्राइजेमिनल नर्व और ऑल्फैक्टरी नर्व भी साथ स्टिमुलेट होता है। लेकिन जब आप लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात कर रहे हो या जब आप लेरेंजियल मसल्स की बात कर रहे हो, तो योर एफरेंट इज गोइंग टू बी योर वेगस नर्व एंड द सेम वेगस नर्व इज योर इफरेंट एज वेल। ठीक है जी। अब आ जाएगी आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीटसिव्स। इफ आई टॉक अबाउट यूनिवर्सिटी रेलेवेंस ऑफ योर एंटीटसिव्स, तो बेटा टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें से क्लासिफिकेशन से आगे क्वेश्चन नहीं आता, और क्योंकि ये रेयर टॉपिक्स में से एक टॉपिक है, एमसीक्यू जरूर आ जाते हैं। तो अगर आप एक दफा इसको अंडरस्टैंड कर लोगे तो आपको दोबारा एंटीटसिव पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट मेमोराइज द क्लासिफिकेशन। उससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा या अगर एमसीक्यू में कोई ड्रग पूछी हुई होगी तो आपको एमसीक्यू में भी क्लासिफिकेशन की रेलेवेंट से ड्रग आती है। सिनेरियो दिया हुआ होगा, म्यूकस प्रोडक्शन होगी तो आप इसमें से ड्रग सेलेक्ट करनी होगी। अगर वहां पर एक एक्सपेक्टोरेंट की बात होगी तो आपने एक्सपेक्टोरेंट सेलेक्ट करना होगा। अगर ड्राई कफ की कंप्लेंट होगी तो नीचे उन्होंने आपको म्यूकोलिटिक भी दिया होगा। Classification of your antitussives is more than enough for university questions, right? Rest of the knowledge is just to make you a good doctor. प्लस जो आपके यूक्यूज हैं वो भी हमेशा प्रेडिक्टेबल नहीं रहते, हर साल डिफरेंट टीचर्स पेपर बनाते हैं। अब वहाँ पे अगर कोई डिफरेंट स्टाइल का टीचर पेपर बना दे तो फिर आपके पास सेकंड चांस नहीं, फर्स्ट चांस नहीं, मैक्सिमली प्रिपेयर्ड जाना पड़ता है। बेसिक दो क्लासेस जो हम लेते हैं एंटीटसिव्स की वो होती हैं ड्रग्स फॉर ड्राई कफ एंड ड्रग्स फॉर प्रोडक्टिव कफ। इन दो बेसिक डोमेन्स में क्लासिफाई करने के बाद क्लासिफिकेशन के साथ और फिर हम प्रोडक्टिव कफ की आपको सेपरेट किए वहां पर। फॉर योर ड्राई कफ, पेरिफेरल एंटीटसिव्स एंड योर सेंट्रल एंटीटसिव्स। एज द नेम इंडिकेट्स, पेरिफेरल मतलब वो पेरिफेरल रिसेप्टर्स के थ्रू काम करेंगे और सेंट्रल मतलब वो आपके सेंटर से जाके कफ सेंटर को सप्रेस किया करेंगे या डिप्रेस कर, राइट। पेरिफेरल एंटीटसिव्स में आपके डिमल्सेंट्स हैं, टीम हैं और कुछ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स। बहुत
सी ड्रग्स जो एंटीटसिव के तौर पे यूज होती हैं उनका प्राइमरी क्लिनिकल यूज कुछ और है, उनका प्राइमरी ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन कुछ और है। जैसे भी आप आगे एंटीटसिव में एंटीहिस्टामिन पढ़ोगे, ओपियोइड्स पढ़ोगे, तो वो आपने हिस्टामिन के टॉपिक में अलग पढ़ी है, ओपियोइड्स में अलग पढ़ी। यहाँ पर आप ओपियोइड्स की पूरी क्लासिफिकेशन नहीं डालते, एंटीहिस्टामिन्स की पूरी क्लासिफिकेशन नहीं डालते, जस्ट एज अ पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीटसिव उस ग्रुप को मेंशन कर देते हैं। पेरिफेरल एंटीटसिव्स में अगेन डिमल्सेंट्स एंड योर स्टीम इनहेलेंट्स। स्टीम में आगे कौन कौन से एजेंट्स आएंगे उनके नाम भी हम सेपरेटली डिस्कस करते हैं। और सेंट्रल एंटीटसिव्स जो कि आपके पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स पे या मैकेनो रिसेप्टर्स पे एक्ट नहीं कर रहे, बल्कि वो आपके कफ सेंटर को रिप्रेस कर रहे हैं मेडुल्ला ऑब्लिंगुटा में जाके, उसमें आ जाते हैं आपके ओपियोइड्स। डायरेक्ट ओपियोइड्स और ओपियोइड डेरिवेटिव्स, आप सिंपली ओपियोइड्स भी कह दोगे तो दैट इज फेयर इनफ। पेरिफेरल एंटीटसिव्स क्या करते हैं? अच्छा, आपकी क्लासिफिकेशन के पार्ट के अंदर ही आप उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी वन लाइन में ऐड कर लें, ताकि आपको एंटीटसिव का एक पेज बना लें और अपनी बुक में उसको पेस्ट कर लें, ताकि आपको रिपीटेडली पूरा टॉपिक डिस्कस ना करना। Peripheral antitussives जो हैं, they are going to suppress your cuff reflex by decreasing the input of stimuli from the cuff receptors. अब ये करते क्या हैं? ये जो आपके डिमल्सेंट्स हैं या जो आपके दूसरे सूदिंग एजेंट्स हैं या लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स हैं, ये आपकी म्यूकोजा जो है, रेस्पिरेटरी म्यूकोजा, उसको लाइन अप कर देते हैं, उसको कोट कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने जब जीआईटी हमने पढ़ा था तो हमने कहा था कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स का जो म्यूकस होता है वो आपकी स्टमक लाइनिंग के अंदर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाता है, जिससे जो है आप एसिडिटी से प्रिवेंट थे। तो वहाँ पे बिस्मथ कंपाउंड्स पड़े थे, जिनका सिंपल पर्पस ये था कि वो आपकी स्टमक म्यूकोजा को, जो अल्सरेटेड पार्ट है, उसको कोट कर देते हैं, या जो आपके स्टीम इनहेलेंट एजेंट्स हैं ये क्या करते हैं? ये सिंपली जाके आपकी म्यूकोजा को कवर कर लेते हैं, ये उसको करते हैं। अब जो भी आप रेस्पिरेटरी इनहेलेंट्स ले रहे हो, जैसे अगर आप स्मोक इनहेल करते हो तो आपको कफ आती है, या आप कोई भी इरिटेंट लेते हो, समटाइम्स कुछ लोग एलर्जेंट होते हैं, उनसे जब आप पोलन इनहेल करते हो वो आपको इरिटेट करती है, या आपके एटमॉस्फेयर में कोई भी चीज़ आप ऐसी ले जाते हो जो आपको कफ रिफ्लेक्स को जनरेट कर रही थी। तो जब आप क्या कर, अब आप देखिए जब आपको ड्राई कफ होती है तो हमारा सबसे बड़ा कंप्लेंट क्या होता है कि हम सांस भी लेते हैं तो खांसी आती है, मुंह खोलते हैं तो खांसी आती है गले से। तो एयर भी बेसिकली वहाँ पर आपकी म्यूकोजा इतनी स्टिमुलेट हो जाती है कि एयर भी एज इरिटेंट काम कर रही है। डिमल्सेंट क्या करता है? जिसमें आपके लोजेंजीज हैं या ग्लिसरीन है या लिकरिस होता था, अब लिकरिस यूज नहीं होता, अब ग्लिसरीन यूज हो रहा है। ये लोजेंजीज और ग्लिसरीन आपकी म्यूकोजा को कोट करेंगे और वो फेरेंजाइटिस को बेसिकली प्रिवेंट करेंगे, आपके कफ रिफ्लेक्स को पेरिफेरली सप्रेस कर। सिमिलरली टिंक्चर बेंजोइन के साथ स्टीम दी जाती थी। टिंक्चर बेंजोइन के अंदर भी जो है बेसिकली जो एजेंट है वो भी आपके इसको कोट अप कर देता है, और आपके भी आपका पेरिफेरल आपके अंदर जो इरिटेंट जा रहा है वो रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकता, वेगल नर्व स्टिमुलेशन नहीं हो। तो आपने पेरिफेरल एंटीटसिव्स के अंदर डिमल्सेंट, बेंजोनेटेट और ये स्टीम इनहेलेंट्स की एग्जांपल में टिंक्चर बेंजोइन, लोजेंजीज, ग्लिसरीन, ये सब नाम आपने पेरिफेरल एंटीटसिव्स में डाल दिया। देन उसके बाद आ जाते हैं आपके सेंट्रली एक्टिंग एंटीटसिव एजेंट्स, जिसमें ओपियोइड्स हमारे सबसे मेजर ग्रुप हैं। ओपियोइड्स दोनों तरह के, जो आपके प्योर स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट ऑफ ओपियोइड्स हैं वो एडिक्टिव ड्रग्स उनको कहते हैं, और जो आपके वीक ओपियोइड एगोनिस्ट्स हैं वो उनको हम कहते हैं नॉन एडिक्टिव ओपियोइड्स। नॉन एडिक्टिव का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उससे कम्प्लीटली कोई एडिक्शन नहीं होती, माइल्ड एडिक्टिव पोटेंशियल उसमें भी होता है, लेकिन जस्ट फॉर द फेस sake of your classification हम आप इसको प्योर एगोनिस्ट और ओपियोइड डेरिवेटिव्स के नाम से भी क्लासिफाई कर सकते हो, डजंट मैटर। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ओपियोइड में प्योर एगोनिस्ट में मॉर्फिन और मेथाडोन, और डेरिवेटिव्स के अंदर डेरिवेटिव्स पे इसलिए फोकस करना है बच्चे कि ये वो ड्रग्स हैं जो क्लिनिकली यूज हो रहे हैं। डेरिवेटिव्स में आ जाती है आपकी कोडीन। इसको रिपीट कर लें अपने माइंड में, बिकॉज अगर एमसीक्यू आएगा तो वो इसकी रेलेवेंस से आएगा। द सेंट्रली एक्टिंग एंटीटसिव ओपियोइड डेरिवेटिव and dextromethorphan, and they are a part of your many antitussive preparations available in the market. इसके अलावा एक और एक ग्रुप है जो सेंट्रल एंटीटसिव के तौर पे एक्ट
करता है, विच इज योर एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन है विच इंक्लूड योर डाइफेनहाइड्रामिन। ये क्या करते हैं, ये बेसिकली आपके कफ सेंटर को ही सप्रेस करेंगे और सेंसिटिविटी ऑफ योर कफ सेंटर डिक्रीज करेंगे। इसमें H1 रिसेप्टर का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपने इन डेप्थ मैकेनिज्म में नहीं जाना एंटीहिस्टामिन्स लेते हो तो एंटीहिस्टामिन्स भी सेंट्रली एक्ट करके आपकी कफ रिफ्लेक्स की जो सेंसिटिविटी है उसको डिक्रीज करते हैं, सेंट्रली कफ सेंटर को एंटीहिस्टामिन्स। और फर्दर इसकी डेप्थ में हमने नहीं जाना, ठीक है। डिस्टॉर्शन की तो बेटा अब इंटरनेट का प्रॉब्लम है, आई कांट हेल्प, आई कैन जस्ट रिपीट। ओके, तो ऑडियो वाज, आई एम गोइंग टू रिपीट। आपकी पेरिफेरली एक्टिंग जो एंटीटसिड्स है फॉर ड्राई कफ, उसमें हमने डिमलसेंट, स्टीम इनहेलेंट्स लिखे थे और मेंथॉल, ग्लिसरीन ये एडेड है। जो आपके सेंट्रली एक्टिंग एंटीटसिड्स हैं उसमें दो बेसिक ग्रुप्स हैं, ओपियोइड्स और एंटीहिस्टामिन। आपके स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट आएंगे और ओपियोइड डेरिवेटिव्स आएंगे। ओपियोइड, हमें हिस्टामिन वाला रिपीट करती हूँ, ओपियोइड डेरिवेटिव्स आपने फोकस करने हैं जो कि क्लिनिकली यूज होते हैं, कोडीन, फॉल्कोडीन एंड डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन। सेंट्रली स्ट्रॉन्ग एक्टिंग ओपियोइड्स यूज नहीं होते, उसको सिर्फ आपने क्लासिफिकेशन तक रिजर्व रखना है। जो थर्ड ग्रुप सेंट्रली एक्टिंग है वो है आपका एंटीहिस्टामिन्स। H1 ब्लॉकर्स की बात हो रही है जब मैं एंटीहिस्टामिन कह रही हूँ, H2 की बात नहीं हो रही, वो सिर्फ GIT में होते हैं। बेटा ये H1 रिसेप्टर के थ्रू एक्ट नहीं करते, ये इनका एक एडिशनल क्वालिटी है। आपको अगर याद हो तो H1 ब्लॉकर्स जो थे वो सेडेटिव के तौर पे एक्ट कर रहे थे। ओपियोइड्स और H1 ब्लॉकर्स का जो इफेक्ट है ये उसके सेडेटिव एक्शन की वजह से, ठीक है। H1 ब्लॉकर्स आपके सेंटर को जाके सिडेट करते हैं और सम डिक्रीज करते हैं और उसको सप्रेस कर देते हैं। तो आपने बस ये चीज याद रखनी है एंटीहिस्टामिन्स के साथ। And inshallah, nobody is ever going to ask you about the exact mechanism of antihistamines as antitussive agent because that is not yet clear to anyone around. फिर क्लिनिकली ओपियोइड क्यों नहीं देते? जब आपको भी हमने ये बात की है कि ओपियोइड स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट जो हैं, जो मिथाडोन और मॉर्फिन है, वो बहुत अच्छे कफ सप्रेसेंट हैं, तो वो यूज क्यों नहीं हो रहे? बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्गली एडिक्टिव एंड दे कॉज सिवियर ओपियोइड डिपेंडेंस। इसलिए उसका जो एडवांटेज है वो उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है उसको डोमिनेट नहीं कर रहा, उसके कॉन्सिक्वेंसेज ज़्यादा सिवियर हैं, इसलिए हम उनको क्लिनिकली यूज नहीं करते। Opioids are just used as an antitussive for palliative cure of your lung cancer patients. लंग कैंसर में क्योंकि बहुत पेनफुल कंडीशन होती है पेशेंट के लिए और कफ सप्रेस करना टर्मिनली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सिर्फ उस सिनेरियो में जहाँ पे हमने पेशेंट को सेडेट भी करना है, उसकी पेन को भी सप्रेस करना है और उसकी कफ को भी सप्रेस करना है, सिर्फ उस सिनेरियो में हम ओपियोइड्स यूज करते हैं। प्योर ओपियोइड्स की बात हो रही है, डेरिवेटिव्स की नहीं। अदरवाइज हम ओपियोइड्स को एज एंटीटसिव क्लिनिकली यूज नहीं करते। नेक्स्ट ग्रुप है जो हमारा सबसे क्लिनिकली रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट ग्रुप है, जिसको हमने याद रखना है, सेंट्रली एक्टिंग एंटीटसिव एजेंट फॉर ड्राई कफ, जिसमें ड्रग है आपकी कोडीन, फॉल्कोडीन एंड डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन। बाकी की ड्रग्स याद रखने की जरूरत नहीं है, दीज आर मोर देन इनफ। इसके अंदर एडिक्टिव सेडेटिव इफेक्ट ऑफ ओपियोइड्स नहीं होते, लिहाजा दे आर लेस सेडेटिव इन नेचर। दिस इज द रीजन दे आर बीइंग क्लिनिकली यूज्ड इन योर एंटीटसिव प्रिपरेशंस जो आप कफ सप्रेसेंट्स यूज करते हैं। बात सबने ये काम करना है कि सबके घर में एक एक कफ सिरप की बोतल पड़ी होगी, तो उसको जाके पढ़ना जरूर है कि जो आप कफ प्रिपरेशन यूज कर रहे हो कफ सप्रेशन के लिए, उसमें एक्चुअली है क्या। Codeine is basically the gold standard treatment for cough suppression because it decreases the sensitivity of your cough center in the CNS to the peripheral stimuli. Again, ये बात जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये फिर उसकी repetition है। जब आपका मेडल्ला में कफ सेंटर सप्रेस हो जाएगा तो नेचुरली कफ रिफ्लेक्स उसको जाके स्टिमुलेट ही नहीं हो सकेगा, जितना मर्जी एफरेंट आपका जा रहा हो। और जब एफरेंट और दूसरे के साथ क्या हो रहा है कि आपकी म्यूकोजल सिक्रीशंस जो हैं वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे।
एडवर्स इफेक्ट इसके वही हैं जो आपने ओपियोइड एनाल्जेसिक्स के साथ पढ़े थे, कॉन्स्टिपेशन, फटीग, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, एंड दे स्टिल हैव अ लिटिल बिट ऑफ योर एडिक्टिव पोटेंशियल। जितना मर्जी हम कहें कि नॉन एडिक्टिव है, लेकिन इसमें एडिक्टिव पोटेंशियल होता है। डिस्फोरिया इज बेसिकली अ फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फेक्शन। पेशेंट की एक जनरलाइज्ड जो है ना वेल बीइंग की जो कंडीशन होती है वो नहीं रहती है, पेशेंट अनवेल फील करता है, डिससेटिस्फाइड फील करता है, विच इज कॉल्ड एज dysphoria. Dextromethorphan is another synthetic derivative of your morphine. बेसिकली ये भी वही काम कर रहा है, ये सप्रेस कर रहा है कफ सेंटर को और कफ सेंटर के सेंसिटिविटी और रिस्पॉन्स को। इसके अंदर एनाल्जेसिक और सेडेटिव प्रॉपर्टी सबसे कम है। तो अगर आप कफ प्रिपरेशंस देखोगे, कोडीन की जो प्रिपरेशंस थी या जो फॉल्कोडीन कंटेनिंग प्रिपरेशंस थी, वो भी बहुत सी डेवलप्ड कंट्रीज में तो ऑलरेडी बैन है। पाकिस्तान में भी उनको मार्केट से इसलिए उठा लिया जाता है क्योंकि हमारे बहुत से लोग उसको भी एडिक्शन के लिए यूज करना शुरू कर देते हैं। हम कफ के पेशेंट को कफ सप्रेस करने के लिए सिडेट करना शुरू कर देते हैं। तो जो सबसे ज्यादा बच्चों में भी यूज हो रही थी पहले, अब डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन बच्चों में भी कॉन्ट्राइंडिकेट हो रही है, दैट इज डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन, क्योंकि इसका एडिक्टिव पोटेंशियल और इसका कफ पोटेंशियल सबसे ज्यादा कम है। आप देखोगे कि आपके इधर कफ प्रिपरेशन के साथ हाइड्रोलिन डीएम लिखा होगा। हाइड्रोलिन की बहुत सारी फॉर्म्स आती है ना, हाइड्रोलिन सेवल तो सबने पिया हुआ है, जिसमें हाइड्रोलिन डीएम लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन कंटेनिंग कंपाउंड है। और किसी मुझे कफ प्रिपरेशन का नाम बताएं जो आप लोग यूज कर रहे हैं क्विकली। डाइफेनहाइड्राजिन, तो क्या है आपकी डाइफेनहाइड्राजिन? यस बेटा, जो डाइफेनहाइड्राजिन है बेसिकली ये आपकी एंटीहिस्टामीन है, ठीक है। और जो आपकी एसिफिल है इसके अंदर यूजुअली अमाइनोफिलीन होता है। अमाइनोफिलीन अगर आपको याद हो तो मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ाया था, थियोफाइलिन फैमिली के अंदर, ठीक है। तो वो अमाइनोफिलीन होता है और एसिफिल के अंदर साथ में अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट होता है, जो मैं भी आपको प्रोडक्टिव कफ के साथ बताऊंगी। सैनकॉस पिए, यस। टिक्सिलिक्स, एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये जिस बच्ची ने टिक्सिलिक्स लिखा है, कभी आपने देखा है कि टिक्सिलिक्स के अंदर क्या होता है? टिक्सिलिक्स के अंदर बेटा ग्लिसरीन होता है। और अभी मैंने आपको पीछे ग्लिसरीन पढ़ाया है, जो आपके डिमल्सेंट्स के अंदर मैंने पढ़ाया था। लोजेंजीज और ग्लिसरीन जो है, जो आपके म्यूकोजा को सिर्फ कोट करता है और वो आपके इरिटेंट के जो पेरिफेरल स्टिमुलस है उसको प्रिवेंट करता है। रॉन्डेक्स सी में क्या है अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता, जितने मुझे आते हैं, जितने मैंने देखे हैं, उनके मुझे प्रिपरेशन पता है। तो ये महानूर आप खुद चेक करके मुझे बताएंगे कि रॉन्डेक के अंदर क्या है, ठीक है। सैनकॉस सिरप किसी ने पिया है? पिछले दिनों बहुत ज्यादा कॉमन हुआ था। एनीबडी? सैनकॉस सिरप बेसिकली फोल्कोडीन, सूडोएफिड्रीन और एंटीहिस्टामीन का कॉम्बिनेशन है। इसमें एंटीहिस्टामीन भी और फोल्कोडीन भी, ये सेंट्रल कफ सप्रेसेंट है। और अगर आपको याद हो सूडोएफिड्रीन क्या करता है, जल्दी से हु इज गोइंग टू टेल? हाँ बेटा, सैनकॉस पिछले कुछ सालों में जब मैं हाउस जॉब कर रही थी तो सैनकॉस बहुत ज्यादा प्रेस्क्राइब हो रहा था। तो मैंने बहुत से पेशेंट्स को सैनकॉस, एक्सीलेंट, नेजल कंजेशन रिड्यूस होती है बेटा। क्यों होती है? नेजल डीकंजेस्टेंट, दिस इज द अप्रोप्रिएट फार्माकोलॉजिकल टर्म फॉर सूडोएफिड्रीन, वेरी गुड। क्योंकि यूजुअल पेशेंट्स में ड्राई कफ और प्रोडक्टिव कफ ओवरलैप कर रही होती हैं, ड्राई कफ भी अल्टीमेटली प्रोग्रेस कर जाती है प्रोडक्टिव कफ में भी। तो इसलिए हम ऐसी प्रिपरेशंस बनाते हैं जिसके अंदर दोनों एजेंट्स मिक्स होते हैं। फोल्कोडीन, क्या है फोल्कोडीन? अभी क्लासिफाई किया है हमने। जी बिल्कुल, यू आर राइट। सूडोएफिड्रिन के बारे में आपने जो भी बातें कर रहे हैं, ये इनडायरेक्ट एक्टिंग, इसको हम अल्फा रिसेप्टर एगोनिस्ट भी नहीं कहते बेटा, ये इनडायरेक्ट एक्टिंग फुली इसको हम कहते हैं ड्रग। बेटा ओपियोइड डेरिवेटिव तो है, लेकिन इसको मैंने क्लासिफाई किस ग्रुप में किया है? यस, विच ओपियोइड डेरिवेटिव? सेंट्रल एंटीटसिव। सेंट्रल एंटीटसिव सब क्लासिफिकेशन ओपियोइड डेरिवेटिव फोल्कोडीन। Similarly, antihistamine is your antihistamine to antihistamine here, which is your central antitussive, and pseudoephedrine is your nasal decongestant, जो कि इनडायरेक्ट एक्टिंग आपकी एड्रिनर्जिक ड्रग होती है, ठीक है। एफेड्रीन और सूडोएफेड्रीन मिक्स्ड एक्टिंग में आता है या इनडायरेक्ट एक्टिंग में आता है, अल्फा एगनिस्ट में नहीं आता। जिस बच्चे ने अल्फा एगनिस्ट लिखा था वो करेक्ट कर ले।
सेकेंड आर योर ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर प्रोडक्टिव कफ। अभी तक हमने ड्राई कफ की ड्रग्स जो हैं वो डिस्कस कर ली हैं। जी बिल्कुल, डाइफेनहाइड्रामीन जो कि आपका एंटीहिस्टामीन है, H1 ब्लॉकर, यू आर राइट, सिरोलिन सिरप। जो आपकी प्रोडक्टिव कफ की ड्रग्स है बेटा वो आ जाएंगी दो ग्रुप्स में क्लासिफाई होंगी, म्यूकोलिटिक्स एंड एक्सपेक्टोरेंट्स। नाम से पता लग रहा है एक्सपेक्टोरेंट क्या करता है। एक्सपेक्टोरेंट इज एन एजेंट विच फैसिलिटेट्स द रिमूवल ऑफ रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस बाय कफिंग। जब खांसी से हम म्यूकस, जिसको आम जबान में बलगम कहते हैं या फ्लेगम कहते हैं, जब हम उसको बाहर निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं, उस ड्रग को कहते हैं एक्सपेक्टोरेंट। और जो दूसरी ड्रग है हमारा, जो दूसरा ग्रुप है इसके अंदर, दैट इज कॉल्ड म्यूकोलिटिक। म्यूकोलिटिक बेसिकली ना तो रिमूवल नहीं करा रहा, बल्कि क्या होता है कि जब आपकी रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस बहुत थिक होती हैं तो उनको रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो म्यूकोलिटिक ड्रग्स क्या करती हैं, वो म्यूकस के अंदर डाइसल्फाइड ब्रिजेस को ब्रेक करती हैं। एंटीटसिड के क्लासिफिकेशन के बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन आ सकता है यूनिवर्सिटी में तो वो म्यूकोलिटिक्स है। इसको थोड़ा सा आपने एम्फेसाइज करना है क्योंकि इसका मैकेनिज्म भी है, ये आपने कहीं और पढ़ा भी नहीं है, तो ये सिर्फ यहीं पे डिस्कस होगा। Expectorants are going to help remove the mucus from your respiratory tract, whereas mucolytic जो है इसका पर्पस होता है कि ये म्यूकस के डाइसल्फाइड ब्रिजेस को ब्रेक डाउन करे और म्यूकस जो है उसको लिक्विफाई करे। जब आप बच्चों में भी कहते हो कि इसकी चेस्ट जो है कंजेस्टेड है, तो वी मीन कि वहाँ पे स्टक हुआ है। अगर आप उस बच्चे को या उस पेशेंट को म्यूकोलिटिक देते हो तो उसका म्यूकस जो है वो थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगा और फिर एक्सपेक्टोरेंट की हेल्प से हम उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम से एक्सक्रीट आउट कर देंगे। ठीक है। The drugs which are used as an expectorant are your sodium iodide and your potassium iodide. आपके जो सॉल्ट्स होते हैं इनको हम एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ आपकी जिसे कहते हैं हर्बल फॉर्मुलेशंस हैं, जिसमें टोलू, बालसम, बसाका सिरप, ये आपको क्लिनिकली नहीं पूछी जाती। ये जो आप करशी का जौहर जो शानदार पीते हैं, या फिर मैं आगे कुछ प्रिपरेशंस दिखाऊंगी। और कौन सी हर्बल प्रिपरेशन है जो आप लोगों ने यूज की है एज एंटीटसिड? जी, देसी दवाइयाँ। नो देसी दवाई सो फार हो नहीं सकता, हर घर में एक आधी देसी दवाई जरूर हो। जी बिल्कुल, करशी का तूत्स्या और जो शानदा और सुर्फी, सुर्फी कॉल सिरप, सुर्फी टेबलेट, एग्जैक्टली, जबरदस्त। इवन आजकल जो पल्मोनॉल सिरप आ रहा है वो भी, उसमें भी हर्बल प्रिपरेशंस हैं। ठीक है। और ये कुछ हर्बल सिरप्स जो हैं बेटा वो FDA अप्रूव्ड भी हैं। बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा। तो बेसिकली ये तुलसी और ये सब चीज़ें जो हैं, या ये टर्पीन है, ये वो चीज़ें हैं जो हम आपको नहीं पढ़ाते, बट ये उन हर्बल प्रिपरेशंस के अंदर प्रेजेंट होती हैं। दिस इज द रीजन दैट दे आर वास्टली इन प्रैक्टिस। बल्कि आपकी फार्माकोलॉजिकल रेमेडी से ज़्यादा हर्बल रेमेडी यूज होती है। हम फोकस करेंगे सिर्फ सॉल्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर, एक्सपेक्टोरेंट्स में सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। ये क्या करते हैं, ये म्यूकोजा को इरिटेट करते हैं। म्यूकोजा जब इरिटेट होगी तो आपका नेचुरल कफ रिफ्लेक्स जनरेट होगा और एक्सपेक्टोरेशन हो जाएगी। इजी कफ सिरप, ये भी एक आपकी हर्बल प्रिपरेशन है जो आजकल आ रही है। इसके कंपोनेंट्स भी इसी में से मिले हुए हैं। इसके अलावा अमोनियम सॉल्ट्स भी एज एक्सपेक्टोरेंट यूज हो रहे हैं आपके। तो आपने एक्सपेक्टोरेंट्स में सिर्फ सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और अमोनियम सॉल्ट्स का जिक्र करना है। और आपको ऐसी कुछ प्रिपरेशंस मिलेंगी जिसमें ये अमोनियम सॉल्ट्स यूज हो रहे होंगे। ठीक है जी। एक्सपेक्टोरेंट के बाद जो चीज़ हमने याद रखनी है, ये सुल्फिकोल सिरप, जो भी किसी ने कहा भी, इसमें ये देखो बालसम और इस तरह के जो प्लांट्स हैं वो इसका कंपोनेंट है आपके सुल्फिकोल सिरप का। ये तस्वीरें आपको रियलिटी चेक देने के लिए लगाई थी कि आपको आइडिया हो कि हम कितना क्लोजली इन सब चीज़ों से रिलेटेड हैं। ये हमारे घर में हर वक्त प्रेजेंट होती है। Mucolytics, the only other UQ from your antitussive agents, ये वो drugs हैं which are going to liquefy the viscid bronchial secretions. इनके नाम क्या हैं? एसिटाइलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन एंड मिथाइलसिस्टीन। N-acetylcysteine के नाम से भी कई दफा ये आपको MCQs में आ जाता है। They are going to split your sulfhydryl groups that open up your disulfide bonds in the mucus and they reduce the viscosity of the mucus. एसिटाइलसिस्टीन के अलावा ब्रोमहेक्सिन एक और
फॉर्मुलेशन है। ब्रोमहेक्सिन पाकिस्तान में तो मुझे इसकी कोई प्रिपरेशन नहीं मिली, लेकिन अब्रॉड कई कंट्रीज में ये ब्रोमहेक्सिन प्रिपरेशन जो हैं वो म्यूकोलिटिक्स के तौर पे यूज हो रही हैं। ठीक है, उसका भी काम ये है कि वो डीपॉलीमराइज करती है म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स को। जब म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स ब्रेक डाउन होते हैं तो ब्रोंकल सिक्रेशंस जो हैं उनकी विस्कोसिटी रिड्यूस होती है। जब उनकी विस्कोसिटी रिड्यूस होती है तो आप कह सकते हो कि आपका म्यूकस जो है वो लिक्विफाई हो गया। लिक्विफाइड म्यूकस का रिमूव होना ज्यादा कन्वीनियंट है एज कंपेयर टू योर विसिड म्यूकस। सो म्यूकोलिटिक्स आर very important in the patient of acute and chronic bronchitis and in certain diseases जिसमें निमोनिया भी इंक्लूडेड है जहाँ पे विसिड म्यूकस प्रेजेंट होता है। अब इनका एडवर्स इफेक्ट क्या होगा? जब आपकी लिक्विफिकेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी तो पेशेंट कैन प्रेजेंट विद रेनोरिया, लैक्रिमेशन और जनरलाइज्ड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है, एसिटाइलसिस्टीन जो है ये इनहेलेशनल फॉर्म में यूज होती है, इसकी कोई लिक्विफाइड प्रिपरेशन हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। हाइड्रोलिन सिरप हमारा सबका पसंदीदा, बहुत कॉमनली यूज्ड। हाइड्रोलिन की जो पाकिस्तान में बेटा प्रिपरेशंस आ रही हैं, दे आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स। उसमें प्राइमरीली आपके पास अमाइनोफिलिन प्रेजेंट है, जो कि आपको मैंने क्या बताया है, अमाइनोफिलिन आपकी ब्रोंकोडायलेटर के तौर पे एक्ट कर रही होती है, थियोफाइलिन फैमिली से है। इसकी कुछ प्रिपरेशन में अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट प्रेजेंट है, जो अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट आपके एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। उसकी कुछ प्रिपरेशन के अंदर मैंने देखा था लिक्विरिस भी प्रेजेंट है। ठीक है, डिपेंड करता है आप कौन सी प्रिपरेशन यूज कर रहे हो। ये और डिफरेंट कंट्रीज में जो हाइड्रोलिन प्रोड्यूस हो रही है उसके कंपोनेंट्स डिफरेंट है। इसमें सूडोएफिड्रिन भी हो सकती है, इसमें एंटीहिस्टामिन भी हो सकती है। हाइड्रोलिन पी मिलेगा आपको जिसमें सूडोएफिड्रिन होगी, हाइड्रोलिन डीएम मिलेगा आपको जिसमें डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन होगी, एक आपको सिंपल हाइड्रोलिन मिलेगा जिसमें सिर्फ अमाइनोफिलिन होगी। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा हाइड्रोलिन ले रहे हो और उससे कौन सा पर्पस जो है वो सर्व हो रहा है। बेटा म्यूकोलिटिक्स में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन मैंने आपको बताया हो सकता है, और जब लिक्विफाई हो रही है तो उसके ओके सॉरी वी लॉस्ट द कनेक्शन फॉर अ व्हाइल, लेकिन हमारा बिल्कुल लास्ट स्लाइड्स तक थे हम, तो यू आर कंप्लीटली सेफ। ओके, हाँ जी, म्यूकोलिटिक्स के हम एडवर्स इफेक्ट्स की बात कर रहे थे, किसी ने रिपीट करने के लिए कहे थे। दे कैन कॉज राइनोरिया, लैक्रिमेशन, गैस्ट्रिक इरिटेशन एंड हाइपर सेंसिटिविटी एज वेल। अब हम बात कर रहे थे जी कौन सी हाइड्रोलिन की प्रिपरेशंस हमारे पास अवेलेबल हैं, क्योंकि हाइड्रोलिन इज द मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड सिरप। इसके अलावा ये देखो हाइड्रोलिन डीएम की फॉर्म में आता है जिसमें अमाइनोफिलिन के साथ आपके पास डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन एडेड होती है। And that sums up our today's lecture. If you have any questions, वो कर लेते हैं, वरना फिर हम क्विकली एक दफ़ा इसकी ओरली क्लासिफिकेशन रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपकी रिविजन या रीइंफोर्समेंट भी हो जाए। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पुट इन करो। Well, this is the most common drawback of your online class, जहाँ पे बार-बार आपके कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। A quick review: antitussive agents are the drugs which are used for cough suppression. And antitussives can be classified on the basis of two basic divisions: drugs used for dry cough and drug used for productive cough. अब आप एंटीटसिव की हेडिंग देके इसका चार्ट बनाना शुरू करो वर्बली। ड्राई कफ की जो ड्रग्स हैं दैट आर फर्दर सब क्लासिफाइड इनटू टू डिविजन्स: centrally acting antitussives and peripherally acting antitussives. Centrally acting antitussives के अंदर जो ग्रुप्स आएंगे उसमें आपके होंगे opioid agonist, opioid derivatives and antihistamines. I repeat, centrally acting antitussives for dry cough include opioid agonists, opioid derivatives, and antihistamines. Opioid agonist means your morphine and methadone, which are not used clinically, सिर्फ वो आपकी क्लासिफिकेशन में प्रेजेंट होते हैं। Opioid derivatives जो कि clinically यूज हो रहे हैं, codeine, folcodine and
डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन, फॉल्कोडीन एंड डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन, ये आपके सेंट्रली एक्टिंग एंटीटसिव की ग्रुप्स की क्लासिफिकेशन। और एंटीहिस्टामीन में आपकी जो H1 ब्लॉकर्स के नाम आपको आते हैं, डायफेनहाइड्रामीन, डायफेनाइरामीन, ये सब आपके एंटीहिस्टामीन्स में काउंट होते हैं। ये दो बेसिक ग्रुप्स हैं जो आपकी मेजॉरिटी एंटीटसिव ड्रग्स जो हैं उनका एक कॉम्पोनेंट होते हैं। एंटीटसिव ड्रग्स यूजुअली कॉम्बिनेशन से बनती हैं, उसमें एक कॉम्पोनेंट ये होगा, दूसरा कॉम्पोनेंट कुछ और होगा। पेरिफेरली एक्टिंग एंटीटसिव्स जो हैं उसके अंदर डिमल्सेंट्स होते हैं, इनहेलेशनल एजेंट्स होते हैं और लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स होते हैं। इसकी एग्जांपल्स में आपके पास होता है लिकोरिस, ग्लिसरीन या ग्लिसरीजीन, और उसके साथ आपके पास बेंजोनेटेट होगा और टिंक्चर बेंजोइन होगा। टिंक्चर बेंजोइन और बेंजोनेटेट बेटा ये जो हैं इनहेलेंट्स और डिमल्सेंट्स के अंदर इंक्लूडेड होंगे। And then comes the classification second domain, which is drugs used for your उसकी टू सब डिविजन्स हैं, म्यूकोलिटिक्स और एक्सपेक्टोरेंट्स। म्यूकोलिटिक्स मतलब जो म्यूकस की ब्रेकडाउन कॉज करती हैं, डाइसल्फाइड सेल्फ हाइड्रेट ब्रिजेस और म्यूकस को ब्रेक डाउन करके म्यूकस को लिक्विफाई करती हैं ताकि एक्सपेक्टोरेंट्स जो हैं वो उसको एक्सपेल कर सकें। एक्सपेक्टोरेंट नाम से याद रखो, एक्सपेल। म्यूकोलिटिक्स की एग्जांपल में आपने याद रखना है एसिटाइलसिस्टीन एंड ब्रोमहेक्सीन। Acetylcysteine and bromhexine are your mucolytics, जबकि एक्सपेक्टोरेंट्स की एग्जांपल्स में आपने प्लांट सोर्सेज के अलावा जो चीजें याद रखनी है वो है सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड एंड योर एल्यूमिनियम सॉल्ट्स। ये सॉल्ट्स आपके एक्सपेक्टोरेंट्स के इम्पैक्ट करते हैं। दिस सम्स अप योर क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीटसिव एजेंट्स। और इसी क्लासिफिकेशन साथ उनका एक्शन भी इंक्लूडेड है। इससे ज्यादा डिटेल में आप नहीं आता। दिस इज जस्ट अ सपोर्टिव एरिया जो कि ब्रोंकोडायलेटर्स के साथ यूज हो रहा होता है, क्योंकि ये इमाइनोफाइलिन विच इज योर ब्रोंकोडायलेटर उसकी कॉम्बिनेशन में यूज होते हैं, या फिर कुछ बुक्स में ओपियोइड एनाल्जेसिक्स के साथ डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन को एक्सप्लेन किया हुआ है। इज इट क्लियर? Okay. With this, you are at the end of your lectures with me for the regular pharmacology session. इस वीक अब आपके जो थोड़े से लेक्चर्स रह गए हैं, यूरिनरी एंटीसेप्टिक स्किप हुआ है, डॉक्टर नवीद लेंगे। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज और वो आपका जो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वो डॉक्टर जावेद ने शायद लेना है। और इस तरह से आपका जो माइनर टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे बाय सैटरडे। बाय नेक्स्ट मंडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कीमोथेरेपी अगेन। बिल्कुल स्टार्ट से उसको शुरू करेंगे। बाकी सेंटिमेंट्स आपने डायरेक्टली कन्वे कर दिए हैं, जो मैं कर सकती हूँ वो मैं भी कन्वे कर दूंगी। और सीक्वेंस वही रहेगा जिन टीचर्स ने पहले जो रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं। बाकी फिर ये है कि वो किस तरह से अपने लेक्चर को प्रोसीड करते हैं वो फिर अब अकॉर्डिंगली उसको वॉक करेंगे। ठीक है, हम सीक्वेंस में स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, सो ऑन सो फोर्थ। क्योंकि अगर हम उसमें से कोई एक टॉपिक पिक करते हैं तो किसी एक बच्चे का कोई एक टॉपिक वीक होता है, किसी दूसरे बच्चे का कोई दूसरा टॉपिक वीक होता है, तो इट्स बेटर टू मूव इन अ सीक्वेंस। प्लस जिनको ऑलरेडी आता है उनकी एक अच्छी रिविजन हो जाएगी। नहीं बेटा, टू डिक्रीज ड्राई कफ वी डू नॉट डिक्रीज म्यूकस। व्हाई आर वी गोइंग टू डिक्रीज म्यूकस इन ड्राई कफ? मैंने कोई भी ऐसी आपको ड्राई कफ की उसमें प्रेजेंस में तो ऐसी चीज नहीं बताई थी। ओके, स्लाइड 16। वाओ, आप स्लाइड को इतनी रिलीजियसली रीड कर रहे हैं कि जो चीज मैंने नहीं भी फोकस की उसके ऊपर भी आपका इंटरेस्ट है। बेटा हमारा पर्पस ओपियोइड्स का बेसिक यही है कि वो आपकी सेंसिटिविटी ऑफ कफ सेंटर को रिड्यूस करते हैं। फॉर द सेक ऑफ थियरी हम उसके एडिशनल इफेक्ट्स जरूर साथ लिखते हैं कि वो म्यूकोजल सिक्रीशंस को भी डिक्रीज कर रहे होते हैं। और जब अगर आप सुन रहे हो लेक्चर तो आपने देखा होगा कि मैंने ये बात कही थी कि यूजुअली ड्राई कफ जो है वो प्रोडक्टिव कफ के साथ एसोसिएट हो जाती है। हम डिजीज स्टार्ट होता है, इरिटेशन स्टार्ट होती है ड्राई कफ से, और थोड़ी देर के बाद या थोड़े दिनों के बाद हम म्यूकस प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए अगर हम कोडीन दे रहे हैं तो हमारा बेसिक पर्पस जो है वो कफ सेंटर को सप्रेस करना है, लेकिन ये इसका एक एडिशनल फीचर है कि ये म्यूकोजल सिक्रीशंस को भी डिक्रीज कर सकती है, हम इसलिए नहीं करते। ठीक है,
कोडीन, हाँ एक और प्रिपरेशन का नाम मुझे याद आया, ब्रूफिन प्लस आजकल कॉमनली आ रही है, हम अवॉइड करते हैं क्योंकि कोडीन सेडेट करती है, स्लीप कॉज करती है, लेकिन अगर आपकी ड्राई कफ रिलीफ ना हो तो आई पर्सनली प्रेस्क्राइब ब्रूफिन प्लस। मेरे नजदीक प्रोडक्टिव कफ जो है वो कम इरिटेटिंग होती है, ड्राई कफ ज्यादा इरिटेटिंग होती है, ठीक है। एनीथिंग एल्स, एनी अदर क्वेरी? एंटीहिस्टामीन्स जो हैं वो आपके ब्रेन को सेडेट करते हैं। हिस्टामीन रिसेप्टर्स, क्योंकि ब्रेन की जो आपकी न्यूरोफिजियोलॉजी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, हिस्टामीन रिसेप्टर्स जो हैं वो ब्रेन में काफी डिफरेंट एरियाज में प्रेजेंट होते हैं। प्लस वी आर नॉट इवन एग्जैक्टली श्योर कि वो H1 ही हैं या कोई H3 टाइप के रिसेप्टर्स हैं, बट जनरली मैंने जब रिपीटेडली कोई बात आ जाती है कि हम जब ब्रेन की ड्रग्स देखते हैं या जब आपकी न्यूरोफिजियोलॉजी चेक करते हैं तो एक ड्रग डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट फंक्शंस प्रोड्यूस कर रही होती है। प्राइमरीली एंटीहिस्टामीन्स H1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही होती हैं, पेरिफेरल वाले भी कर रही हैं, या आपके कफ सेंटर को सप्रेस कर रही हैं, या आपके एलर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रही हैं, या आपके वैस्कुलर रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपकी सिडेशन कॉज कर रही होती हैं, आपके CNS की अलर्टनेस को डिक्रीज करती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो वॉमिटिंग की मैनेजमेंट में भी आपको एंटीहिस्टामीन्स पढ़ाए गए थे। तो बेटा हाइड्रोलिन, हर हाइड्रोलिन कॉज नहीं करता सेडेशन, ये हमारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। अगर खाली अमाइनोफाइलिन ले रहे हो तो वो इतना सेडेशन कॉज नहीं करता, लेकिन अगर आप हाइड्रोलिन DM ले रहे होगे, उसमें डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन होगा, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन इज एन ओपियोइड, तो नेचुरली वो सेडेशन कॉज करेगा, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि आप कौन सा वाला हाइड्रोलिन ले रहे हो। बाकी प्लेसिबो इफेक्ट होता है हमारे जहन में, क्योंकि ये बात बैठी हुई है कि कफ सिरप जो है वो स्लीप कॉज करते हैं, तो इसलिए हम हर कफ सिरप लेके हम समझते हैं कि हम सो रहे हैं। सिमिलरली आपने देखा है कि H1 जो ब्लॉकर्स हैं, एंटीहिस्टामीन जो एंटी एलर्जिक्स हैं, वो सेकंड जनरेशन आ गई है, एंड सेकंड जनरेशन में आपको डॉक्टर नजमा ने पढ़ाया होगा कि बिल्कुल कोई सेडेशन नहीं होती, लेकिन क्योंकि हमारी पब्लिक का कॉन्सेप्ट है कि एंटी एलर्जी खाने से सेडेशन होती है, तो हमारे पढ़े लिखे डॉक्टर्स भी बैठ के कह रहे होते हैं कि जी मैंने तो आज ये लोराटाडिन ली थी तो आई एम सेडेटेड टुडे, वेयर एज उसका कोई सेडेटरी इफेक्ट नहीं है, वो कहीं पे भी आपके ब्रेन में सेडेशन कॉज नहीं कर रहा होता। तो कुछ कुछ प्लेसिबो इफेक्ट्स होते हैं और कुछ आपके ओवरलैपिंग इफेक्ट्स होते हैं जो ऐसे रिसेप्टर्स पे एक्ट कर रहे होते हैं जो ड्रग बनाने वाले को भी नहीं पता होता, ठीक है। तो एग्जैक्ट मैकेनिज्म इज नॉट नोन, लेकिन ये आपको जब सेडेशन कॉज करते हैं, कामिंग इफेक्ट कॉज करते हैं CNS में जाके, तो इसलिए हम कहते हैं कि स्लीप इंड्यूस करते हैं, ठीक है। एनीथिंग एल्स? Okay, thank you very much. See you next week, inshallah. Allah Hafiz.